Hello students, I am Akram. Once again I welcome you to all in your own study point that is Life Science Academy. आज हम लोग जो है CSIR पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कितने हमको अटेम्प्ट करने चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले पैटर्न के बारे में। तो CSI का जो पैटर्न होता है इसमें आप देखेंगे तो एक तरफ पार्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, and to be attempt, मतलब कितने पार्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और हमको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहां पर बता दूं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीन पार्ट हमारे लाइफ साइंस में होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं। तो इतने इतने क्वेश्चन हमको दिए रहते हैं जिसमें से हमको अपने क्वेश्चंस चॉइस करने होते हैं। अब देखते हैं पार्ट ए में जो है जो 20 क्वेश्चन अवेलेबल है, 20 क्वेश्चन में से कितने बनाने हैं। तो पार्ट ए में हमको मैक्सिमम क्वेश्चन 15 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 हमारे लिए ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में 50 में से हमको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो एडिशनल ऑप्शनल होते हैं। और पार्ट सी की बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन हमको अपने हिसाब से, अपने चॉइस के यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये हमारा ये स्टैंडर्ड पैटर्न है CSIR का, जिसमें हमको अटेम्प्ट के लिए ध्यान रखना होता है। अब बात ये होती है कि पार्ट ए जो रहता है इसमें मोस्टली क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग के पार्ट आते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, जैसे आपने देखा होगा वो वाले क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस वाले की, एक ट्रेन जो है कहीं जा रही है और वो खंबे कितने देर में पार करेगी, पुल को या सामने वाली गाड़ी को या किसी पर्सन को। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। साथ में रीजनिंग की बात करेंगे तो नंबर के सीरीज हैं, उसके बाद में कोई भी सीक्वेंस है। और मैथ्स के में फिर से वो जो टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है कि 2 आदमी एक काम को 1 दिन में करते हैं, 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं वो कॉमन रहते हैं। रीजनिंग के पार्ट में जो मैंने बताया कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन में नंबर सीरीज से क्वेश्चन हो गए। नंबर सीरीज के अलावा जो है एक क्वेश्चन आता है कौन सा, कि दीवार पे एक फोटो टंगी रहती है, मैंने इशारा करते हुए कहा कि वो ऐसे ऐसी रिलेटिव है, तो फाइनली उसका मेरा रिलेशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन वाले। प्लस अभी क्या एक नया पैटर्न आ गया है जिसमें आपको 4-5 ऑब्जेक्ट दे दिए रहेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ में वहां पर ट्राइंगल, स्क्वायर, इनटू, माइनस, प्लस, और आपको उस सीक्वेंस से फिट करके फाइनल आंसर निकालना होता है कि इनका ब्लड रिलेशन क्या है। सपोज प्लस इज इक्वल टू ब्रदर, माइनस इज इक्वल टू सिस्टर, तो ऐसा कंडीशन वहां दिया रहता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 5-6 चैप्टर बेसिक हैं, इसके लिए आप लोग RS अग्रवाल की बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। पेपर को देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5 से 6 चैप्टर बस आप देख के पढ़ लेंगे, उतने में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और आसानी से बन भी जाते हैं। तो यहाँ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बचता है पार्ट बी और पार्ट सी। तो हमारा जो पार्ट बी और पार्ट सी है, इन दोनों में ही हमारे लाइफ साइंस यानी कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूरे पूरे आते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन क्या छोटे रहते हैं। छोटे होने के बाद में इनमें आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। तो वहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन आपके चॉइस के, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपसे बन सकते हैं, उतने अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में हमारे को 75 ऑप्शन मिलते हैं और 75 में से हम लोगों को 25 जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये तो वह एक स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है CSIR का। अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज, हम अगर जनरल, OBC, ST, SC कैटेगरी में हैं तो हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो हमारे लिए परफेक्ट रहेंगे। तो देखते हैं इसको। सपोज अगर हम बिलोंग करते हैं जनरल या OBC कैटेगरी को, तो उस कंडीशन में हम कैसे अप्लाई करें और कैसे हम अपनी प्लानिंग करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्लानिंग बता रहा हूँ, है ना, जो अक्सर स्टैंडर्ड प्लानिंग होती है और लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए, प्लानिंग एक स्टैंडर्ड परफेक्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए।
तो पार्ट ए। अब पार्ट ए में हमको 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं बोलता हूं कि 20 क्वेश्चन में से केवल अगर हम 5 क्वेश्चन भी मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन हमको एडवांटेज देंगे और सिलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बनाएंगे हमारा पेपर। कैसे? क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर आप 2 नंबर के अटेम्प्ट करते हैं तो 10 नंबर आपको गेन होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप पार्ट बी और पार्ट सी चॉइस करते हैं, पार्ट ए छोड़ देते हैं, लेकिन जब बाद में आप देखेंगे तो आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो बहुत इजीली बन सकते थे। तो ये क्वेश्चंस आपके पास में कई बार एकदम फ्री के मार्क्स जो बोलते हैं वो हैं, तो आपको इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन थे जिसमें 35 ऑप्शंस थे। अब 35 में से मैं बोलता हूँ चलो 20 क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करते हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना होता है 40 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 40 और ये 10 कितना हो गया 50 मार्क्स तो आपका इन 2 सेगमेंट में हो गया। इसके बाद पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में हमको 75 क्वेश्चन दिए गए थे और 75 क्वेश्चन में से 25 हमको अटेम्प्ट करने थे। तो 25 भी नहीं मानते हम, अगर माने 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और 20 के 4 मार्क्स हमको ईच क्वेश्चन के मिलने हैं, तो वहां पर हम देखेंगे तो आउट ऑफ 75 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं 4 नंबर के, तो हमको कितना मिलता है 80 मार्क्स। तो हम अगर 80 मार्क्स को यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन कर लें तो ये 130 मार्क्स हमारे होते हैं। तो आपको जब भी जेआरएफ चाहिए जनरल कैटेगरी, ये हमारे जेआरएफ के लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए सफिशिएंट है। आप कट ऑफ देखेंगे तो हर बार कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट लगभग 57 to 60% का वेरिएशन रहता है, कभी 1-2% कम या ज़्यादा। तो इतने मार्क्स आपके लिए काफ़ी हैं। अब ये भी बता दूं, अक्सर यहाँ पर होता है कि हम ये अपनी प्लानिंग लेके चल रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम बैठे होते हैं वहाँ पर हमको एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि हमने कितने क्वेश्चन गलत किए। तो इसमें भी 10 से 20% की जो मिस्टेक्स हैं वो कॉमनली हमको होगी ही होगी। तो इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन अगर बन रहा है ठीक है, लेकिन बार बार उसी क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से सोच समझ के बना के देखें। इससे होगा क्या कि हो सकता है मिलता जुलता क्वेश्चन आए लेकिन कुछ नया हिंट रहे या कुछ नई चीज़ उसमें पूछी जाए, तो वो एंगल्स आपको जो है अलग सोचेंगे तो वहाँ पर हेल्प करेंगे। और 10 से 20% आपकी जो मिस्टेक्स होंगी इसकी वजह से इसमें भी कमी आ सकती है। तो कोशिश ये करना है कि इन क्वेश्चंस में एक भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक नहीं किया है तो आपके पास में इनफ टाइम बचेगा। अब ये प्लानिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब हम पहले फ्रेशर्स जाते हैं जो एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है, जो एग्जाम पहली बार अपीयर करेंगे उनके साथ प्रॉब्लम रहता है कि वो समझ नहीं पाते हैं मैं क्या करूँ, किस सेगमेंट को पहले बनाऊँ किस सेगमेंट को बाद बनाऊँ। तो मैं जो प्लानिंग फॉलो करता था वो उसको बता देता हूँ। मैं हमेशा पार्ट सी से शुरू करता था। जब हम लोग ये एग्ज़ाम दिया करते थे उस समय एग्ज़ाम जो था ऑफलाइन हुआ करता था, हमारे पास हार्ड कॉपी होती थी, हम लोग पेपर को पार्ट सी यानी क्वेश्चन नंबर 145 से शुरू कर सकते थे। अभी सीक्वेंस चेंज हो गया है, ऑनलाइन मोड है और क्वेश्चन का जो फिक्स पैटर्न पहले हुआ करता था यूनिट वाइज वो अब नहीं रह गया है, तो उसकी वजह से आप लोग को छांटना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप स्टार्ट कीजिए पार्ट सी से। जब पार्ट सी आप स्टार्ट करेंगे पहले तो आपके पास में कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि आप इजीली बना पा रहे हैं, तो 10-12 क्वेश्चन लगभग जो स्टूडेंट पढ़ के गया है उससे आराम से बन जाते हैं। तो आपका पार्ट सी स्टार्ट करने से प्रेशर जो है बहुत मात्रा में रिलीज हो जाएगा और जितना ज़्यादा आप पार्ट सी में टाइम देंगे आपके पास स्कोरिंग करने का जो मार्क्स है 80 वो चांस ज़्यादा रहेगा। तो पार्ट सी आप पहले बनाएं। पार्ट सी के बाद पार्ट बी। अब पार्ट बी में कॉमन मिस्टेक होती है, क्वेश्चन छोटे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको पता है तो आप इनको अटेम्प्ट करें और अगर नहीं पता है तो आप सिंपली छोड़ दें, क्योंकि 50 में से आपको 50% से भी कम यानी केवल 20 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इसमें रिस्क ना लें, क्योंकि अक्सर होता है पार्ट बी में क्वेश्चन हम सोचते हैं कि छोटे हैं बन जाएंगे इजीली, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, हमको नहीं बनता है और हम गलत मार्क करके आते हैं। फिर क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। तो ये गलतियाँ जो हैं हमको नहीं करनी है। तो पार्ट बी के 20 क्वेश्चन देखें, 20 में से अगर 1-2 और भी नहीं बन रहे हैं तो ठीक है, आपके 18 क्वेश्चन बन रहे हैं तो भी आप परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे बना के आएँ। लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो पार्ट ए को देखें, लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम बचेगा तो देखें, थोड़ा सा टाइम कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप बचा के इस पार्ट को निकालें, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने पार्ट सी में छोड़ा होगा मार्क फॉर रिव्यू बाद में देखने के लिए, लेकिन बाद में देखने पास टाइम नहीं बचा। तो थोड़ा सा पार्ट बी और सी को आप प्लान करें पहले से ही, और प्लान करने के बाद में
टाइम बचा के पार्ट ए पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे वाकई आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक पेपर में जो बिल्कुल फ्री के मार्क्स से आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बायो साइड के स्टूडेंट अक्सर मैथ्स से दूर भागते हैं या मैथ्स उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यही कैलकुलेशन आपको बाद में देखने को मिलेगा पीएचडीज के टाइम पे, तो इसलिए आप इस पर ध्यान दें। तो ये जनरल एंड ओबीसी के लिए है। अब जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए बात करते हैं। अब सपोज यू आर बिलोंगिंग टू एसटी और एससी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी है। कैसे? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो जैसे मैंने पहले बताया, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे। आप ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ से 5 क्वेश्चन ही लेके चलें तो कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? 10 मार्क्स। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार यही बोलूँगा, इनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। गलतियाँ होंगी तो आपके ये मार्क्स प्लस नेगेटिव मार्क्स जाने हैं। पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन हैं। अब 50 में से मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 15 क्वेश्चन हमारे निकाल लीजिए। 15 इंटू 2 कितना होगा? 30 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं 10 मार्क्स अगर आपने पार्ट ए में स्कोर किया है और 30 मार्क्स अगर आपने पार्ट बी में स्कोर किया है तो दोनों को मिला के 40 हो जाता है। फिर बात करते हैं पार्ट सी की। तो ये 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 15 क्वेश्चन निकालिए और 4 क्वेश्चन, तो ये होता है आपके 60 मार्क्स। तो मैं 15 बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप टाइम लाइन में अपना बाउंड्री मत बांध लीजिए कि मुझे 15 ही बनाने हैं। आपके क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा बनने चाहिए, ताकि जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको उतना अच्छा रैंक मिलेगा। ठीक है, तो 15 इंटू 4 करेंगे कितना? 60। तो टोटल हम निकालेंगे कितना होता है? 90। आप अगर कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी में, तो जेआरएफ का जो कैटेगरी रहता है एसटी और एससी के लिए, अप्रॉक्सीमेट 75 से ऊपर लाएंगे, 75 टू 80, तो इसी में आपको यहाँ पर जेआरएफ मिल जाता है। लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, 1-2 नंबर का, 1-2% का, बाकी इस कैटेगरी में आपको इतने मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, ठीक है, आप कैटेगरी में हैं, आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कम है, लेकिन ये नहीं समझना है कि हमको इसी पे स्टक हो जाना है, चिपक जाना है, नहीं। आपका जब प्रैक्टिकली फील्ड में आप टीचिंग में आएंगे या पीएचडी के फील्ड में आएंगे, तो वहाँ पर कोई ये नहीं दिखेगा कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट वहाँ समान होते हैं, तो आपका टफ कंपटीशन रहेगा अदर कैटेगरी से, जनरल से, ओबीसी से। तो वहाँ पर अपने आप को आपको एडवांस में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं मतलब हम अपने सब चीज़ों को लाइटली लेंगे या हमको सब चीज़ें आसानी से होंगी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें कर रहे हैं वो सबको बराबर मात्रा में करनी पड़ती हैं। तो अपने आप को आप इम्प्रूव करने के लिए जब भी एग्ज़ाम दें तो ये मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, इससे ऊपर जितने लाएंगे वो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो ये हमारा प्लानिंग था CSIR के एग्ज़ाम्स के लिए। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है वो भी बता देता हूँ। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही क्वेश्चन जो रहते हैं ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें अगर हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में हमको 0.5 मार्क्स ये हमारे कट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम 4 क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स के गलत करते हैं तो हमारे कुल मिला के 2 मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको ये गलतियां नहीं करनी है उसमें, क्योंकि 4 क्वेश्चन आधा नंबर मिला के हमारा 2 मार्क्स खराब कर सकता है। तो ये 2 मार्क्स जो हमको मिलने चाहिए थे वो तो हमारे गए, और साथ ही साथ हमको जो 4 क्वेश्चंस के 8 मार्क्स मिलने चाहिए थे वो भी गए। तो कितने का लॉस हुआ? 4 दूनी 8 और 2 10। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको डबल लॉस इसीलिए होता है, तो आपको इसको बिल्कुल बचा के चलना पड़ेगा। 4 मार्क्स की बात करें अगर हम, फोर मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन कितने रहते हैं? 75। अब 75 में अगर आपने, मैंने बोला कि 20 या 15 जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 मार्क्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 4 इंटू 4 16 मार्क्स तो वो चले गए, प्लस 4 मार्क्स आपके और, यानी कितना लॉस होगा आपको? टोटल 20 का। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी 4 मार्क्स में ज़्यादा है,
इसलिए इससे बच के रहना है और हमको ध्यान दे के चलना है। गलतियां नहीं करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो कि हमारे स्कोरिंग टॉपिक्स हो सकते हैं। तो चैप्टर वाइज बात करें हम, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री। यूनिट सेकेंड हमारा होता है सेल बायो। यूनिट थर्ड मॉल बायो। यूनिट फोर सेल कम्युनिकेशन। यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी। यूनिट 8 जेनेटिक्स। यूनिट 9 इकोलॉजी प्लस इवोल्यूशन। तो इतने हमारे ये यूनिट्स हैं। उसके बाद यूनिट 10, तो इसमें आता है डाइवर्सिटी। यूनिट 11 तो थोड़ा जो पार्ट है क्या बोलते हैं माइक्रो वगैरह का, माइक्रो प्लस अदर जो चीज़ें आती हैं उसमें वो आएंगी। यूनिट 12 जो आएगा वो टूल टेक्निक। और यूनिट 13 जो रहता है वो आपका अप्लाइड साइंस रहता है। ठीक है, तो इतने आपके चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसमें से आपके स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप जब भी प्लानिंग करेंगे 13 यूनिट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 70% लगभग सिलेबस भी कवर करके जा रहे हैं तो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब कैसे, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे स्कोरिंग हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें कि सबसे पहला बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड सेल बायो, थर्ड मॉल बायो, फोर्थ प्लांट फिजियो, फिफ्थ जेनेटिक्स, सिक्स्थ इकोलॉजी प्लस इवोल्यूशन, सेवन डाइवर्सिटी। अगर ये आप 7 चैप्टर भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो ये 7 चैप्टर अगर आप देख लें तो 7 चैप्टर्स में भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें टूल टेक्निक, क्योंकि जो प्लेन सब्जेक्ट वाले होते हैं खासकर जूलॉजी बॉटनी, इनमें टूल टेक्निक का पार्ट काफ़ी नहीं पढ़ाया जाता है, तो टूल टेक्निक का पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप वो चाहें तो डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें अगर एनिमल फिजियोलॉजी, तो मैंने एनिमल फिजियोलॉजी नहीं लिखा है क्योंकि मोस्टली जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, हर बार क्वेश्चन बन जाए जरूरी नहीं होता है, वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है। तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो मैंने अभी छोड़ के चला हुआ है। अभी 7 की बात करते हैं, तो इन 7 में ऑन एन एवरेज सभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो 20 से 25 या 30 नंबर क्वेश्चन एक एवरेज रहता है, तो 25 से 30 नंबर हम एवरेज लेके चलते हैं। सभी यूनिट से उतने क्वेश्चन आने हैं। अब बायोकेमिस्ट्री जो है आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री में आपको पूरे बायोमोलिक्यूल्स यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स ये पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आप सेल बायो, मॉल बायो, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे प्रोटीन्स के फंक्शंस होते हैं, एंजाइम के फंक्शंस होते हैं। जब तक आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं समझा है तब तक आप इन चैप्टर्स को पढ़ने में हमेशा तकलीफ में रहेंगे। इसलिए पहले आप बायोकेमिस्ट्री समझें और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जेनेटिक्स को समझें। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री ये 2 लाइफ साइंस के पूरे बेस हैं। जब तक ये 2 चैप्टर क्लियर नहीं होंगे आपको डेफिनेटली सेल बायो, मॉल बायो के बहुत सारे प्रोसीजर्स समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपको 2 बेसिक हैं, आपको अच्छे से समझना है, तो आपके लिए सेल बायो और मॉल बायो ईजी होगा। तो यहाँ से भी 30, यहाँ से भी 30। अब बात करते हैं प्लांट फिजियो, यहाँ भी 30,
इस पार्ट की बात करते हैं तो 60 to 70। मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोलॉजी इवोल्यूशन का पार्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसमें एकदम सिंपल ग्राफ के क्वेश्चन या डायरेक्टली कोई डेफिनेशन या कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत आसान होता है बनाने के साथ में क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है यहाँ पर। तो 4 मार्क्स से क्वेश्चन हम देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन हमारे इजीली बन जाते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बच गया और हमने स्कोरिंग भी कर ली। और एवरेज देखें तो 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत कम भी कर दें, अगर 50-60 नंबर के भी आ रहे हैं तो ईजिली काफ़ी है हमारे लिए। अब कम से कम उसमें से हम 20 से 25 मार्क्स तो गेन कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये है। प्लस डाइवर्सिटी, जो जूलॉजी और बॉटनी वाले हैं इसमें भी 15 से 20 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं। तो जूलॉजी बॉटनी के जितने भी हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वहाँ से भी क्वेश्चन कभी फाइलोजेनेट्री के ऊपर में, कभी उनका क्लासिफिकेशन के ऊपर में, या कुछ खास जैसे फाइला का फीचर्स रहता है तो फाइला में किंगडम के फीचर्स के ऊपर में क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन, ये डायरेक्टली 2 मार्क्स से 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो इन 2 सेगमेंट को अगर आप मिलाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे लगभग 80 से 90 नंबर आपका यहीं पे आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप एमएससी कर रहे हैं उस समय से अगर आप तैयारी चालू करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो डाइवर्सिटी का पार्ट है आप जो बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है टॉपिक, उस टॉपिक पे आप थोड़ा सा कमांड ला सकते हैं और आपकी स्कोरिंग वहाँ पर ईजी हो सकती है। तो आपका ये 2 टॉपिक इसीलिए बहुत स्कोरिंग है और आपको अच्छे से ध्यान देना है। मैंने इसी वजह से अभी इकोलॉजी और फिर इवोल्यूशन को पढ़ाने का फैसला लिया था। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक से स्कोरिंग, जिसको हमको सभी को पढ़ना है, वैसा नहीं कि बाकी को छोड़ देना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि आप हर बार एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे, और उन वेरिएशन से आपको कम्पीट अप करना है अपने आप को। तो वहाँ पर आपको एडवांस फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें उतना अच्छा है। और बार बार एक चीज़ कहूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है आपकी वो परफेक्ट होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस को आपको बार बार ध्यान देना है। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे, बहुत से स्टूडेंट मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जो ये कहते हैं कि हमने बहुत थ्योरी पढ़ी थी और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर गलती वही रहती है कि एग्ज़ाम के प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो लोग। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में क्रैक करना आसान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को लेके, क्वेश्चंस को लेके और यूनिट्स को लेके अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स होगा, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं देख लूँगा उसको। और दूसरा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बी इंटरेक्टिव। मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स एक्टिव हैं या नहीं हैं। ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि इंटरेक्ट नहीं हो जाते हैं। मैं यहाँ से जो भी करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन जब तक रिस्पांस नहीं आएगा तब तक मैं एग्जैक्टली सही हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ये नहीं बता सकता। तो इंटरेक्ट करें, तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा।